हाइड्रोजन आयन बन गया। या तो समझ आ गई बात की। यानी कि दीज रेज आर प्रोड्यूस, यानी कि इन रेज की वजह से ये रेज, यानी कि ये जो आपकी केनाल रेज है, पॉजिटिव रेज, ये पैदा हो रही हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन आर कैथोड रेज कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ये किससे टकरा रही है? गैस से टकरा रही। गैस से टकराने की वजह से क्या पैदा हो रहा है? आपकी पॉजिटिव रेज पैदा हो रही है। देखो, पॉजिटिव रेज पैदा हो रही है। और क्या पैदा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं। अच्छा, कोलाइड विद रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल एंड आयोनाइज देम। अब ये लाइन समझ में आ रही है? यानी कि और आसान कर दूं मैं, सिंपल। ये आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर आके बैटरी के इलेक्ट्रॉन ने टकराया, पहले उसको एटम में कन्वर्ट किया, एटम के ऊपर फिर उसके इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसको क्या बना दिया? केनाल रेज, पॉजिटिव रेज बना दिया। असल में जो केनाल रेज है ये गैस के अंदर से बन रही है। आपको ऐसे समझ आ गया जो आपने पूछा था? जो आपका केनाल रेज है वो एनोड से नहीं निकल रहा। ऊपर उसने यही बात तो लिखी है, दीज रेज डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये एनोड से नहीं निकल रहा, बल्कि कहां से पैदा हो रही है? गैस से पैदा हो रही है। बस यही मैंने समझाना था मेन। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा जी, अब एक बात आपको समझ आ गई। पहली बात 4 पॉइंट समझ में आ गया, 3 अभी तक समझ नहीं आया। 3 मैंने भी समझाना है फिर दोबारा। 4 पॉइंट आपको ये समझ आया है कि ये रेज एनोड से नहीं निकलती, बल्कि कहां से पैदा होती हैं? गैस से। अब आगे चलते हैं हम। अब वो कहता है कि इनकी नेचर सेम नहीं होती। 4 पॉइंट को दोबारा देखो। मैं अब एक और एग्जांपल देता हूं, हीलियम गैस। अब लेट कर लो मैंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं फिल की। कौन सी फिल की है? हीलियम गैस फिल की है। हीलियम का एटॉमिक नंबर याद है किसी को? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। पहला एटम आपका हाइड्रोजन है, दूसरा एटम पीरियोडिक टेबल में आपका हीलियम है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? प्रोटॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? गुड, शाबाश। अब देखो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है? 2 हैं। तो सेम केस, अब ये है ये मॉलिक्यूल, 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होगा क्या? इसके ऊपर आके बैटरी का इलेक्ट्रॉन टकराएगा, ठीक है, और क्या करेगा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। एक तो रह जाएगा ना पीछे, एक हमारा रह जाएगा और एक हमारा इधर से निकल के क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए देखो जरा, जिसके साथ टकराएगा वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक रह जाएगा पीछे। अब जो निकला इलेक्ट्रॉन वो, और जो टकराया है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब अगर हम देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज कितना है? प्लस। क्यों प्लस है? क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं? 2 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो 2 में से 1 निकाल दो, +1 रह जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है? अब आप मुझे बताओ इसमें से केनाल रेज कौन सी हैं? गुड, शाबाश, He+। ये जो है हमारी केनाल रेज है, ये हमारी क्या है? अब आप देखो उधर आगे, ये हाइड्रोजन हमने पीछे निकाला था अभी। अच्छा, ये हाइड्रोजन हमने पहले निकाला था अभी। अब इसका याद करो, अगर आपको अभी याद है तो इसका एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था। सॉरी, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा ना इसका। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो कि निकल गया इसके अंदर से, और एक जो टकराया था। अब आपने गौर करना है, ये भी, ये हमारा क्या है? H पॉजिटिव केनाल रेज है कि नहीं? और जो He पॉजिटिव है ये भी हमारी। तो क्या ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं। इसके अंदर 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी पॉजिटिव आइन है, एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एक है, लेकिन दोनों की नेचर सेम है। अब आपको थर्ड पॉइंट याद आ रहा होगा, उसने क्या कहा था? जब आप गैस चेंज करोगे, जब आप, तो क्या उनकी नेचर सेम रहेगी? थर्ड पॉइंट क्लियर तो नहीं हुआ? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव आइन, उसको हम कैथोड रेज कहते थे कि केनाल रेज कहते थे? कैथोड रेज थी। जो नेगेटिव आइन थे वो हमारे क्या थे?
तो अब देखो जो कैथोड रेज इधर पैदा हो रही है हीलियम के केस में, तो हाइड्रोजन के केस में भी सेम वही पैदा हो रही है कि डिफरेंट है? तो मैं कह सकता हूं कैथोड रेज नेचर सिमिलर, कैथोड रेज नेचर, लेकिन केनाल रेज नेचर डिफरेंट। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि उसने ये बात क्यों कही कि कैथोड रेज की नेचर सेम होती है और केनाल रेज की, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन बनते हैं जो गैस से बनते हैं उनके प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो हमेशा एक जैसे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने वाले इसलिए कैथोड रेज सेम है, केनाल रेज डिफरेंट है। इसको मजीद अब आखिरी दफा आपको समझा देता हूं, अगर फिर भी कमी रह गई है। अब ये आपको समझ आ रही है, ये ब्लैक वाला क्या है हमारा, ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज, गुड शाबाश। और ये हमारी पॉजिटिव वाली। अब आपने बताना है, अब आपको समझ आ गई तो आप बता सकते हो। अब आप मुझे बताओ, ये थर्ड पॉइंट दोबारा हो गए, मैंने कहा था दोबारा समझाऊंगा। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा आयन है? H प्लस और इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। कौन सा आयन है ये? पॉजिटिव आयन। कौन सा है, हाइड्रोजन के हीलियम? हाइड्रोजन है बेटा, एक प्रोटॉन था हाइड्रोजन के अंदर। अब ये भी हमारा क्या है, केनाल रेज। अब ये जो है 2 पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह गया, ये भी पॉजिटिव आयन है। ये किसकी एग्जांपल थी? हीलियम। अब ये भी केनाल रेज है, ये भी केनाल रेज है, लेकिन दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केनाल रेज की नेचर डिफरेंट होगी, लेकिन यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं दोनों में, वो यही नहीं पैदा हो रहे थे, लेकिन कैथोड रेज की नेचर सेम है। तो अब यहाँ तो 2 बातें ध्यान में रखनी है सिंपल लफ्जों में। अगर कॉन्सेप्ट करना है तो कॉन्सेप्ट तो मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है आपको। सिमिलर, एक तो आपने याद रखना है कि ये जो कैथोड रेज और केनाल रेज हैं, ये कैथोड या एनोड में से नहीं निकलती, बल्कि कहाँ से पैदा होती हैं? जो इसके अंदर हम गैस फिल करेंगे। और दूसरे नंबर पे इनकी नेचर सेम, सॉरी कैथोड की नेचर सेम होती है, लेकिन केनाल की नेचर सेम नहीं होती। यहां तक कोई भी ऐसी बात जो समझ आई हो या पूछनी हो आपने? चले नेक्स्ट। चलो अल्लाह करे समझ आ जाए, मैं तो अपनी पूरी कोशिश की है। आगे कुछ नहीं, आगे हलवाई है थोड़ा सा। अच्छा ये 4th पॉइंट, दीज रेज डू नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। अच्छा ये इक्वेशन एक रह गई, इक्वेशन एक रह गई जो बुक के अंदर है, वो समझानी जरूरी है आपको। अच्छा ये तो अब आपको पता है ना, हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन टकराया बैटरी का, उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बना और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए। अब इसको कहता है जर्नल लिखना है, जर्नल यानी कि हमने कोई जर्नल इक्वेशन बनानी है। मैं कहता हूँ ये जो हाइड्रोजन एटम है, इसको मैंने कह दिया ये M है। क्या है ये? M के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराता है, M के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करता है, यानी M कोई गैस है, उस गैस के ऊपर कौन टकरा रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है। तो क्या होता है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये और एक जो इसके अंदर से निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वैसे भी मैंने कैटाइन जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। और मैंने वहां पे कहा था ये आगे जाके बात आपको समझाऊंगा, वो क्यों आता है वो मैंने सारा पीछे समझा दिया है, ठीक है, वो उसको दोबारा देख लेना। तो ये M के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जर्नल है। अगर इसी की एग्जांपल जो हमने हीलियम की पढ़ी थी, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? अब इसके ऊपर कौन टकराएगा आके? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक ये, कितने हो गए टोटल? 2। तो देखो इसकी जर्नल भी यही नहीं बन रही, तो इसको जर्नल क्वेश्चन आपका लिखा होगा वहां पे M+E एरो M पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने परेशान ही होना 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, मैंने सारा पीछे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है अब आपका, बाकी अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिव होता है। अच्छा आखिरी पॉइंट है हमारा 5 पॉइंट, ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो नहीं, MCQ से ज़्यादा अहम है। मास ऑफ द केनाल रेज वाज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। कहता केनाल रेज की जो होते हैं ना मास,
वो प्रोटॉन के मास के तकरीबन सेम है, यानी कि जो केनाल रेज असल में प्रोटॉन ही है। केनाल रेज वैसे मैंने बता दिया, केनाल रेज पॉजिटिव होता है ना, केनाल रेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा, ये देखो अगर आप गौर करो, ये जो प्रोटॉन है ना, अब आप बताओ यहाँ पे कितने सारे 1840, यहाँ पे उसने 40 दिया हुआ है, आपने 40 ही याद रखना है आपकी बुक के लिहाज से, 30 भी आप कह सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे मैंने 1830 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा है। तो बताओ इसमें भारी कौन सा है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन भारी है, क्योंकि वो एक प्रोटॉन है, वहां पे कितने सारे प्रोटॉन है। तो याद रखना कि आपका जो है एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के 1840 गुना ज्यादा भारी है। ये इस बात में आई कि नहीं? 1840 गुना ज्यादा वजनी है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तकरीबन देखो बराबर नहीं है। तो याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए भी अहम है आपके लिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तकरीबन सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का मेरे ख्याल से, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो, या आपके 5 पॉइंट क्लियर करवाए हैं मैंने, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो, कोई बात समझ नहीं आई?